हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। दे आर कनेक्टिंग ईच एंड एवरी टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के वो काफी इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो हमारी बॉडी के सभी टिश्यू को, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को और हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स को कनेक्ट करके रखते हैं। तभी हम इनको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, यू कैन नॉट सी द कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बट यस कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इंटरनली। हम कनेक्टिव टिश्यू को बाहर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे ये बोन है, ये बोन है, कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट है, तो ये सब क्या होते हैं? ये भी हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन ये बॉडी के सरफेस के ऊपर नहीं देखेंगे, ये अंदर होंगे। यस, रिमेंबर connective tissues are highly rich, means connective tissues are having rich supply of a blood vessel, means they are highly vascularized. connective tissue को काफी सारी मात्रा में ब्लड सप्लाई दिया जाता है। इवन दो ब्लड खुद ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही प्रकार है। यस, ब्लड ऑन सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। रिमेंबर every connective tissue are characterized by two things. One is extracellular matrix and second one is ground substance. अब आप ये समझ लीजिए ये दो चीज क्या होती है। एक होता है एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स और सेकंड वन इज ग्राउंड मैट्रिक्स। वन इज एक्स्ट्रासेल्युलर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज ग्राउंड मैट्रिक्स। मतलब ये समझ लीजिए ये बोन है और बोन को सपोर्ट कौन दे रहा है? बोन को सपोर्ट दे रहा है ये मसल। तो एक बोन एक मसल है, सेम वे एक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये दो चीजें कभी भी कनेक्टिव टिश्यू में कॉमनली पाई जाती हैं। रिमेंबर बेसिकली अगर हम ये देखें तो कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, सो कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरी। वन इज कनेक्टिव tissue proper. One is connective tissue proper. Second one is skeletal tissue, skeletal connective tissue, and third one is fluid connective tissue. सो बेसिकली हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के तीन प्रकार में क्लासिफिकेशन होता है और ये है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। वन इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज adipose connective tissue. Yes, now skeletal connective tissue is further divided into two categories such as the bone and cartilage, and fluid connective tissue is divided into two categories such as blood and second one is lymph. Now basically अगर हम ये देखें, so connective tissue proper has a two category: areolar connective tissue which have a small air space, and adipose connective tissue which are responsible for storage of fat. Skeletal connective tissue means responsible for making skeleton of our body, and there are two category, one is bone and second one is cartilage. हम डिटेल में देखेंगे इनके बारे में, इन सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। And fluid connective tissue is divided into two main category. One is a blood and second one is a lymph. तो मैंने आपको कहा ना कि जैसे आप ये समझ लीजिए ब्लड हमारे बॉडी के हर सेल तक जाता है, मतलब ब्लड हमारे बॉडी के हर सेल तक कनेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है ना। यस, blood is connecting to each and every cells of our body,
blood is reaching to each and every cells of our body where it is transporting oxygen, and in returning in favor it is collecting carbon dioxide. So it is connecting each and every parts of our body. So simply this is classification of connective tissue. Yes, अब हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के ऊपर मेनली रहेगा. यस, सो लेट्स स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इन डिटेल. So, connective tissue proper is a type of a connective tissue which connect all the internal tissues and organs of our body. And this connective tissue proper has a further main two category. One is a areolar connective tissue and second one is a adipose connective tissue. So first of all, I am going to teach you what is areolar connective tissue. यस, अभी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ऐसा नाम क्यों दिया है पहले ये समझ लीजिए. एरियोलर मींस एयर स्टोरेजिंग स्पेस, जहां पे हम एयर को स्टोर कर सकते हैं उस जगह को हम कहते हैं एरियोलर. तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. मतलब ऐसे टिश्यू जिस टिश्यू के अंदर हम एयर को स्टोर कर सकते हैं वो वाले होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. Areolar connective tissue are the type of a connective tissue proper in which we can store the air inside the cell. That's why they are called areolar connective tissue. Remember, areolar connective tissue are present below the skin. They are present below the muscle and below the bone. Areolar connective tissue are present below the skin, below the bone and below the muscle, and all the cells of areolar connective tissue are having one jelly like material known as the gelatin. Remember, all the areolar connective tissue are having ground matrix, and this ground matrix is gelatin. मैं यहां पे लिखता हूं. Areolar connective tissue are having ground matrix, and this ground matrix is gelatin. मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि all the connective tissue are having two important things, and these important things are extracellular matrix and second one is ground substance. So ground substance present in the areolar connective tissue is a one jelly like material, and the name of this jelly like material is gelatin. Now I'll tell you, this gelatin produce fibers. This gelatin produce fibers, and this gelatin produces basically two different variety of fiber. I'll tell you both these fiber. One fiber is white fibers. Yes. And second one is yellow fibers. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर ग्राउंड मैट्रिक्स एक जेल के जैसा होता है. क्यों जेल के जैसा होता है? क्योंकि वो जेली लाइक मटेरियल से बना होता है. उस जेली को हम कहते हैं जिलेटिन. अब ये जो जिलेटिन है, ये जिलेटिन के दो फाइबर्स होते हैं. आपको इसी प्रकार से समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स. अगर आपसे बुक में पढ़ते जाओगे, रट्टा मारते जाओगे तो नहीं समझेगा. मैं जैसे क्लासिफिकेशन वाइज समझा रहा हूं आप वैसे ही लिखिए. ठीक है. आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकालना तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा जब मैं कंप्लीट कर रहा हूं. अगर आप मेरे साथ लिखना चाहते हो तो आप साथ में लिख भी सकते हो. ठीक है. तो ये देखिए, जिलेटिन इज अ जेली लाइक मटेरियल विच प्रोड्यूस फाइबर, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय
produced by gelatin. These are white fiber and yellow fiber. अब आप इनके बारे में समझ लीजिए. White fibers are unbranched, wavy. White fibers are unbranched, wavy. एंड अगर हम ये देखें, व्हाइट फाइबर्स अनब्रांच होते हैं, मतलब इनमें कोई भी आपको सेकंड ब्रांच नहीं दिखेगी और ये डायरेक्टली पैरेलल होंगे, वेवी होंगे. दे विल बी फाउंड ऑलवेज इन द बंडल्स. यस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोलेजन फाइबर्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ कोलेजन protein, and this collagen protein provides tensile strength. Yes, ये चीजें समझ लीजिए आप. White fibers, they are unbranched, मतलब आपको इसमें कोई भी ब्रांच नहीं दिखेगी. They are wavy, means they are parallel. सब एक दूसरे के एक ही लाइन में, एक ही पैटर्न में जाएंगे. They are unbranched, they are wavy, and they are always found in the bundles. Yes, they will be always found in the bundles. Remember, white fibers are also called collagen fibers. White fiber को हम collagen fiber कहते हैं. क्यों collagen fiber कहते हैं ये समझ लीजिए. White fibers are also termed as a collagen fiber just because they are made by specialized protein material. This protein material is collagen protein, and this collagen protein is giving tensile strength. ये actually मजबूती प्रोवाइड करती, एकदम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती. सो व्हाइट फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोलेजन फाइबर बिकॉज दे आर मेड बाय द प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन प्रोटीन, एंड दिस कोलेजन प्रोटीन गिव्स अ स्ट्रेंथ टू द व्हाइट फाइबर्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द येलो फाइबर. येलो फाइबर व्हाइट फाइबर से बिल्कुल अलग है. यस, ये बिल्कुल अलग है. येलो फाइबर्स आर few in number, they are thin but they are branch. Yes, yellow fibers are few in number, they are thin, they are branch. Yes, they are branch, and remember they are also called, yellow fibers are also called elastin fibers. Why? Because they are made by elastin protein, and this elastin protein gives elasticity. Yes, ये क्या प्रोवाइड करती है? इलास्टिसिटी. जब मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं कह देता हूं, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो प्रॉपर्ली आपको ऐसे लाइन टू लाइन चीजें दिखेंगी, लेकिन लाइन टू लाइन रटने से कभी किसी का भला नहीं होता, किसी का भला नहीं होता. अगर आप लाइन टू लाइन रटते जाओगे तो आपको दो चीजें रटी होंगी माइंड में, लेकिन जब नीट में क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा. आपको याद कैसे रखना है? देखो, areolar connective tissue, a tissue in which air is stored. Yes, these tissues are characterized by the presence of gelatin material. This gelatin material produce two type of fiber: white fiber, yellow fiber. White fiber unbranched, yellow fiber branch. White fiber wavy, bundle, yellow fiber thin and few in number. White fibers are also called collagen fiber because they are made by collagen protein, and that collagen protein is giving them tensile strength. येलो फाइबर को हम इलास्टिन फाइबर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन है, और इलास्टिन प्रोटीन है तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा. क्लियर है? सो व्हाइट फाइबर प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ, येलो फाइबर प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी. तो ये दो प्रकार के फाइबर हैं. अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैज a four type of cell. Areolar connective tissue has four types of cells. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इनके अंदर, खुद के अंदर चार प्रकार के सेल्स होते हैं. मैं आपको उनके सेल्स के नाम बताता हूं. फर्स्ट वन इज फाइब्रोब्लास्ट. यस, फर्स्ट वन इज फाइब्रोब्लास्ट. So I'll tell you what is fibroblast. Fibroblast are the type of areolar connective tissue. Actually हम ऐसा नहीं कहना चाहिए, सेंटेंस उल्टा हो जाता है. Fibroblast are the type of a cell associated to areolar connective tissue.
and it is responsible for secretion of collagen and elastin protein, and you can say white and yellow fibers. तो ये देखिए, फाइब्रोब्लास्ट एक प्रकार के सेल्स होते हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं. आप ये समझ लीजिए, ये वाले टिश्यू हैं, तो टिश्यू किससे बने होंगे, टिश्यू सेल से ही बने होंगे ऑब्वियसली. तो फाइब्रोब्लास्ट इनके सेल्स हैं. तो आप ये समझ लीजिए, फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. कोलेजन प्रोटीन कहां पाया जाता है, व्हाइट फाइबर्स में, और इलास्टिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, येलो फाइबर्स में. यस, तो फाइब्रोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोलेजन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या बनता है, व्हाइट फाइबर्स. और फाइब्रोब्लास्ट और उसके साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, येलो मतलब इलास्टिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. और इलास्टिन प्रोटीन से कौन से फाइबर बनते हैं, येलो फाइबर. तो सिंपली लॉजिक ये हुआ, फाइब्रोब्लास्ट आर द टाइप ऑफ सेल्स of a areolar connective tissue. They are responsible for production of a white fiber by producing collagen protein as well as yellow fiber by producing elastin protein. So fibroblast collagen और elastin दोनों प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. इसके कारण white fiber और yellow fiber दोनों fibers फॉर्म होते हैं. Second cells present in the areolar connective tissue is nothing but the mast cells. Mast cells. Now mast cells are responsible for production of heparin and histamine. Heparin and histamine. Now I'll tell you this, heparin और histamine क्या कहते हैं. Heparin, yes, natural anti coagulant. And what is histamine? Histamine क्या होता है, एंटी inflammatory as well as dilute blood vessels. अब आप ये दोनों चीजें समझ लीजिए. Second cells are the mast cell found in the areolar connective tissue. Mast cells are the type of a cell found in the areolar connective tissue and they are responsible for production of two chemical substance. One is a heparin and second one is a histamine. अब मैं आपको एक चीज बता दूं. Just imagine that अगर हमने यहाँ पे फिंगर पे प्रिक कर लिया नीडल से तो ब्लड बाहर आएगा और ब्लड कुछ देर में यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे कोएगुलेशन. क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे कोएगुलेशन, मतलब ब्लड रुक जाना. तो ये ब्लड क्यों रुकता है, क्योंकि वहां पे प्लेटिलेट्स काम करते हैं. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कभी भी नहीं रुकता. क्यों नहीं रुकता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड को कभी स्टॉप नहीं होने देता. उसे हम कहते हैं हिपेरिन. व्हाट इज हिपेरिन? हिपेरिन इज अ टाइप ऑफ अ नेचुरल anticoagulant. What is anti? Anti means opposite. Coagulation means stopping of a blood. Heparin is a natural anticoagulant which do not allow our body. Actually, heparin is a natural anticoagulant which do not allow the blood to get coagulate in our body, to get stop in our body. हिपेरिन ये हमारी बॉडी का एक ऐसा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारी बॉडी में ब्लड को कभी भी स्टॉप नहीं होने देता, ये कंटिन्यूस से मूव करने देता है. यस. सेकंड थिंग, मास्ट सेल आल्सो प्रोड्यूसेस हिस्टामाइन. तो हिस्टामाइन का काम क्या है? हिस्टामाइन इज एंटी इंफ्लेमेटरी. मतलब जब भी हमें कभी एलर्जी होती है, जब भी हनी बी वगैरह हमें अगर काट लेते हैं तो हनी बी काटने के बाद हिस्टामाइन प्रोड्यूस होते हैं और हमारी जो स्वेलिंग होती है उसे कम करने में मदद करते हैं. So histamine is an anti-inflammatory. Anti means opposite, inflammatory means swelling. So it is against the swelling and it also helps in the diluting blood vessels. So this is a second type of a cell associated to areolar connective tissue. Now I will tell you third type of cell, macrophages. Yes,
What is macrophages? Macrophages are the, you can say, fighter cells. Macrophages are the specific type of white blood cells. Macrophages ये WBC के एक स्पेसिफिक टाइप होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं. व्हाट इज एंटीजन? लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, fungi which is entering in our body and causing some sort of infection and diseases. To kill them, macrophages are very important cell, and macrophages are also a type of a cell which belongs to areolar connective tissue. आप समझ रहे हो areolar connective tissue कितना बड़ा हो जाता है. और फोर्थ टाइप अगर सेल हम देखें तो वो होते हैं एडिपोसाइट. ठीक है, एडिपोसाइट, एडिपो मतलब फैट और साइट मतलब सेल, फैट स्टोर करने वाला सेल. लेकिन जब हजारों एडिपोसाइट पास में आ जाते, एक दूसरे के पास में आ जाते, तब एक टिश्यू बन जाता है जिसे हम कहते हैं एडिपोस टिश्यू, और वही हमारा इसका सेकंड टाइप है. मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, मैं स्टार्टिंग में आपको कहा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैज अ फर्दर टू मेन कैटेगरी. First category is areolar connective tissue and second one category is adipose connective tissue. Adipose connective tissue will be formed from the several adipocyte. तो adipocyte यहाँ पे फोर्थ सेल भी है. तो फिर से यही एक मिनट में आपको समझा देता हूं मैं. Connective tissue proper has a first category, that is areolar connective tissue. Areolar connective tissue are those type of tissue which are having small air vacuole, air storaging capacity in the cells, so they are called areolar connective tissue. Areolar connective tissue have a specific type of a jelly like material called gelatin, which have two type of fiber, white fiber, yellow fiber. White fibers are unbranched, yellow fibers are branched. White fibers are wavy and found in bundle, yellow fibers are found thin. They are basically thin and they are only few in number. White fiber are also called collagen fiber because they are having specialized protein called collagen protein which gives a tensile strength to such protein. And yellow fibers are also called elastin fiber because they are made by elastin protein which gives a elasticity, flexibility. Yes. Now this you can say areolar connective tissue has a four type of a cell such as fibroblast which produces elastin protein as well as collagen protein, means help in the formation of white fiber and yellow fiber. Mast cell produces heparin and histamine. Heparin is a natural anticoagulant, do not allow the blood to get clot, and histamine is an anti-inflammatory as well as dilute blood vessels. Macrophages are the fighter cell which kills bacteria, viruses, protozoa, fungi, etc. And adipocytes are those cells which are responsible for making storaging of fat. So they what do? They store fat. So now we are moving towards the second type of a connective tissue proper, that is adipose tissue. Let's move on. Let's start. What is adipose connective tissue? Adipose connective tissue are the second type of a connective tissue proper, which is formed by several cells of adipocytes. Yes, just imagine that this one is adipocyte, this one is adipocyte, this one is also adipocyte, this one is 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 adipocyte, and so on. All these are adipocytes. Now I'll show you by one zooming. Yes, just imagine that this one is adipocyte.
site. Adipo means fat and site means cell. What does it mean? Fat storaging सेल. तो क्या होते हैं एडिपोसाइट? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जो एडिपोसाइट नाम के सेल से बने हुए हैं. मतलब ये भी एडिपोसाइट है, ये भी एडिपोसाइट है और ये सभी के सभी एडिपोसाइट. लेकिन ये जब सभी के सभी एडिपोसाइट पास में आ जाते हैं तो जो टिश्यू बनता है वो टिश्यू होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. वो कौन सा होता है? वो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. अब आप ये सोचो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है. सो एक चीज याद रखिए, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू आर दोस टाइप ऑफ टिश्यू which have nucleus at periphery. ठीक है. एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस डायरेक्टली पेरीफेरी पे चला जाता है. मतलब न्यूक्लियस एकदम बाउंड्री पे चला जाता है. क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा किससे भरा होता है? फैट से भरा होता है. यस. Adipocytes are those cells in which complete cell, around 80 to 90% cell is stored by the fat, and therefore nucleus and cytoplasm both move towards the boundary. This is called movement of a nucleus and cytoplasm towards periphery. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बाउंड्री पे हैं. ये कौन से सेल में पाया जाता है? ये सिर्फ एडिपोसाइट्स में पाया जाता है. मतलब कौन से टिश्यू में पाया जाता है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है. नाउ आई टेल यू, बेसिकली एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फाइबर्स. Adipose connective tissue produces two type of fibers. These fibers are, one is white fibers and second one is yellow fibers. Now what are the white fibers and what are the yellow fiber? मैं आपको clearly बता देता हूं. White fibers are opaque and yellow fibers are transparent. Yes, white fibers are opaque. Opaque means non-transparent, and yellow fibers are transparent. मतलब अगर आप white fibers की तरफ देखो तो आपको कुछ भी मतलब आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देगा. और अगर आप येलो फाइबर की तरफ देखो तो आपको क्लियरली आर पार क्लियर क्रिस्टल दिखाई देगा. क्लियर क्रिस्टल तो नहीं दिखाई देगा लेकिन तो भी आपको दिखाई देगा. सो व्हाइट फाइबर्स आर ओपेक जस्ट बिकॉज दे आर स्टोर बाय फैट. सो व्हाइट फाइबर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है? व्हाइट फाइबर में फैट पाया जाता है. और ये किस में पाया जाता है? ये अडल्ट में पाए जाते हैं. यस. एंड येलो फाइबर्स आर ट्रांसपेरेंट बिकॉज दे हैव मच ब्लड सप्लाई and they are found in you can say fetus and small child. जो एकदम नए नए बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर या तो जो डेवलपिंग फीटस होते हैं उनके अंदर येलो फाइबर्स होते हैं. यस, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा येलो फाइबर्स होते हैं. जैसे हम कहते हैं बोन के अंदर दो प्रकार के मैरो होते हैं. एक होते हैं येलो बोन मैरो, एक होता है रेड बोन मैरो. तो येलो बोन मैरो फैट स्टोर करता है, रेड बोन मैरो बेसिकली ब्लड फॉर्म करता है. सेम है यहाँ पे भी ऐसे है. Adipose connective tissue produces two type of fiber, white and yellow, where yellow have a blood supply and therefore it is a transparent, but white fibers are opaque due to the presence of much amount of a fat. Yes, so this is about connective tissue proper. As I started with a connective tissue has a three category: connective tissue proper, connective tissue skeletal, and connective tissue, yes, you can say fluid. तो फ्लूइड और स्केलेटल हम बाद में देखेंगे. इस वाले लेक्चर में हमने इतना ही देखा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी
और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू is also the type of a connective tissue, but this is only related to skeletal framework, which include one is a bone and second one is cartilage. So in this lecture we are going to discuss about bone and cartilage in detail. So let's talk about bone and cartilage. My dear students, I will complete this lecture. I will teach you this complete lecture in English to Hindi, both the languages. Yes, मैं आपको पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको बोन क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बोन की तरफ बढ़ते हैं। यस, सो सबसे पहले बोन क्या होता है, तो मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। It is hard, supportive and protective framework of our skeletal system, which protect our vital organs. Yes, डेफिनेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब तक बोन का मतलब नहीं समझ में आता आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये देखिए बोन क्या है। बोन इट इज अ हार्ड, बोन हार्ड है, काफी हार्ड होते हैं बोन। बोन इज अ हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। बोन हमारी बॉडी को हर पार्ट्स में सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, तो ये मार्कर को पकड़ने के लिए मुझे बोन, ये फिंगर्स के अंदर जो बोन है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इट इज प्रोटेक्टिव। किसको प्रोटेक्ट करते हैं ये हमारे बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन समझ लीजिए, बोन इट इज नथिंग बट इट इज हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ आवर skeletal system which protect our vital organ. What are the vital organs? Like a brain. Brain is very important organ. It is a soft organ. It is a vital organ which is protected by skull. Heart and lungs are very important soft and vital organ. They are protected by the rib cage. Correct? Clear है ना? तो हमारी बॉडी में से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो सभी के सभी ऑर्गन ऑलमोस्ट बोन से प्रोटेक्टेड है। हमारा ब्रेन स्कल से प्रोटेक्टेड है, स्कल भी पूरा ब्रेन पूरा बोनी फ्रेमवर्क है। हमारा हार्ट और हमारे लंग्स ये रिब केज से प्रोटेक्टेड है। तो हमारे बोन क्या है? बोन हमारे बॉडी के हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव स्केलेटल सिस्टम के फ्रेमवर्क है जो हमारे सभी के सभी ऑलमोस्ट वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सभी के सभी ऑलमोस्ट वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं बोन। तो ये तो हुई डेफिनेशन बोन की। अब हम डिटेल में बोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, मैं एक बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद हम बोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने कई प्रकार के बोन देखे होंगे। यस, ये है ऑलमोस्ट कौन सा बोन? ये है फीमर बोन। This is a femur bone located in our leg below the, you can say, thigh region. Now I'll tell you characteristics about this bone. जिसे हमने पहले डेफिनेशन समझ ली। क्या थी डेफिनेशन? Bone is nothing but the hard, supportive and protective framework of our skeletal system which protect our vital organ. Remember, bone is covered by peristomia. अब ये क्या होता है आप समझ लीजिए। यू कैन से
outer covering of a bone, outer covering of a bone is called peristomium. Outer covering of every bone is called peristomium. समझ रहे हो आप क्लियरली? अब अगर आप टेक्निकली देखें तो ये समझ लीजिए ये हमारा बोन है, ठीक है? तो हमारे बोन के ऊपर एक स्पेसिफिक एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. यस, outer covering of a bone is called peristomium, and this peristomium is made by collagen fiber. yes, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी कम टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं आपको. पेरिस्टोमियम तो बता ले लेंगे, लेकिन पेरिस्टोमियम किससे बना हुआ है वो चीजें नहीं एक्सप्लेन की जाती. तो ये जो नीट और जिपमर एग्जाम देते हैं उनमें आपको ऐसी चीजें काफी पूछी जा सकती है. फिर से एक बार समझ लीजिए, आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, एंड दिस पेरिस्टोमियम इज मेड बाय कोलेजन फाइबर. दिस पेरिस्टोमियम इज मेड बाय कोलेजन फाइबर. रिमेंबर, बोन इज मेड बाय हार्ड solid calcified material, and this material is called ओसिन. yes, ये भी नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. व्हाट इज ओसिन? जब भी आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आ जाता है व्हाट इज ओसिन या तो ओसिन क्या होता है, तब आप काफी कंफ्यूज में हो जाते हो. जब तक आपको ओसिन से रिलेटेड चीजें याद नहीं आती तो आप एक चीज याद रखिए. यस, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, बोन की स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी. तो उससे आप ओसिन ये शब्द याद रखिए. क्या? बोन मतलब हड्डी किससे बनी हुई है? हमारी हड्डियां किससे बनी हुई है? हमारी हड्डियां हार्ड, सॉलिड, कैल्सिफाइड मटेरियल से बनी हुई है. ये तीनों चीजें याद रखिए. हार्ड है, हमारे बोन हार्ड है, सॉलिड है, हार्ड है प्लस सॉलिड है, प्लस कैल्सिफाइड है मतलब कैल्शियम से बने हुए. सो अवर बोन इज मेड बाय हार्ड, सॉलिड, कैल्सिफाइड मटेरियल. दिस कैल्सिफाइड मटेरियल इज कॉल्ड ओसिन. मतलब अगर हम सादी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में देखा जाए तो बोन किससे बने हुए हैं? बोन ओसिन से बने हुए हैं. ओसिन क्या है? ओसिन हार्ड, सॉलिड, कैल्सिफाइड मटेरियल है. If we say in a simple language that how bone is made by osin. But how osin is made? Osin is made, or you can say what is osin? Osin is hard, solid, calcified material. मतलब हमारी हड्डियां ओसिन नाम के केमिकल से बनी हुई है. लेकिन ओसिन नेचर में कैसा है? तो ओसिन है हार्ड, सॉलिड और कैल्सिफाइड मटेरियल. एक चीज हमेशा याद रखिए, bone has two type of a cell. Bone has two types of cells, and these two type of a cells are, one is a osteoblast and second one is osteocyte. What is osteoblast and what is osteocyte? So I'll tell you, bone forming cell is called osteoblast and bone cell are called osteocyte. अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ऑस्टियो, जब भी ऑस्टियो वर्ड आता है आपको ऑस्टियोलॉजी याद रखना है. ऑस्टियोलॉजी में स्टडी ऑफ अ बोन. तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी में बोन फॉर्म होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में बोन के जो सेल्स होते हैं हम उनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. लेकिन जब हमारी बॉडी में बोन प्रॉपरली फॉर्म हो जाते हैं तब हम उन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑस्टियोब्लास्ट आर एक्टिव सेल्स एंड दीज आर इनएक्टिव सेल्स. Osteocyte is inactive cell, osteoblast is active cell and osteocyte is inactive cell. Clear हो गया आपके माइंड में? Now I'll tell you very important things about bone. कुछ चीजें ऐसी है बोन के बारे में जो अगर एक्सप्लेन नहीं करो तो वेस्ट है बोन स्टडी करना. I'll tell you
structural and functional unit of bone. Structural and functional unit of bone is called Haversian system. Structural and functional unit of bone is called Haversian system. ये आपको ये चीज याद में रखनी पड़ेगी. आपको बोन से रिलेटेड दो तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको 101% याद रखनी पड़ेगी. वन इज ओसिन, सेकंड वन इज ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड देन हैवर्शियन सिस्टम. अगर आपसे कोई पूछे नीट एग्जाम में, जिपर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज हैवर्शियन सिस्टम, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन में क्या होगा? हैवर्शियन सिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड Haversian system. Structural and functional unit of bone is called Haversian system. I would like to tell you one extra point. When two Haversian system collide with each other, there is a Haversian canal is present. मतलब जब दो Haversian system एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, तब उनके बीच में क्या होता है? Haversian canal होता है. फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं. Bone can be defined as, 2 मिनट में हम एक्सप्लेन कर देंगे पूरा पूरा. बोन कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट हार्ड, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ अवर skeletal system which protect our vital organ, mainly like brain, heart, lungs, you can say backbone, etc. Backside, etc. Bone is made by hard, solid, calcified material. This material is called ossine. So simply, bone is made by ossine. Outer covering of a bone is called peristomium. Outer covering of bone is called peristomium. And this peristomium is made by collagen fiber. Yes, ये भी आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी. Yes, structural and functional unit of a bone is called Haversian system. And when two Haversian systems unite with each other or collide with each other, there is a Haversian canal is also present, which is also known as a you can say Waxman's canal. जब दो Haversian सिस्टम आपस में कोलाइड होती हैं, तब वहां पे वॉक्समैन कैनल होता है. जैसे Haversian कैनल या तो वॉक्समैन कैनल भी कहते हैं. मैं आपको एक दो चीजें और इंटरेस्टिंगली बता देता हूं. रिमेंबर, इनसाइड द बोन देयर इज अ आर्टरी एंड वेन as well as nerve fiber, or you can say simply nerve. Inside the bone, artery is also appears, vein is also appears and nerve is also appear. मतलब हमारी बोन के अंदर आर्टरी, वेन और नर्व तीनों की सप्लाई प्रॉपरली होती है. So inside the bone, artery carry the pure blood. From the bone, vein carry impure blood and nerve is supply as for the purpose of carrying the message as well as replying. This is completely about the bone. ये पूरा का पूरा bone के बारे में था. Yes. अब हम देखते हैं types of bone. How many variety of bones are there? So basically, according to the matrix, means according to the material present inside the bone, bones are of two category. Yes, and these bones are, first there is a
spongy bone is present, and second one there is a you can say compact or you can say shaft bone is present. तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के बोन होते हैं, एक बोन होता है स्पॉन्जी और एक होता है कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट को ही हम शाफ्ट बोन भी कहते हैं. तो ऐसे दो प्रकार के बोन होते हैं. अब इनके डिफरेंस अगर हम देखें तो मेन चीजें क्या डिफरेंस है. स्पॉन्जी आर द टाइप ऑफ अ बोन which are slightly soft. अब हम ये देखें कि बोन तो सॉफ्ट होते ही नहीं, ठीक है, बोन सॉफ्ट नहीं होते, मैं मानता हूं, लेकिन बोन के एक सॉफ्ट के प्रकार भी होते हैं जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, तो बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर कैल्शियम कम होता है, इसके लिए वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं. लेकिन ये जो दोनों बोन है ये कार्टिलेज जैसे नहीं है, इतने सॉफ्ट नहीं है. अब मैं आपको बता दूं, ये वाला है कार्टिलेज, ये वाला है कार्टिलेज. ठीक है, ये वाला इतने सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हार्डनेस वाला मटेरियल कैल्शियम ये काफी कम होता है, इसके लिए ये सॉफ्ट होते हैं. लेकिन ये भी बोन ही होते हैं. लेकिन ये वाले जो बोन है ये हार्ड है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम शाफ्ट से देखें तो स्पॉन्जी बोन थोड़े सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी शाफ्ट बोन की कंपेयर में थोड़ी कम होती है. So, spongy bones are slightly softer compared to the shaft bone. These are hard bone. Yes, plus Haversian system. Haversian system absent. इनके अंदर Haversian system absent होती है. अब इनके अंदर देखिए, many Haversian system present. Yes, इनके अंदर many Haversian system present होती है. ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग है. अभी इनके बारे में देखिए. See, bone have space called trabeculae और यू कैन से lacuna. अब ये क्या है? इनके अंदर बोन के अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं. मैं आपको बता दूं, समझ लीजिए ये वाले बोन है, ठीक है, तो ये बोन के अंदर यहाँ पे स्पेस होगी, और इस स्पेस के अंदर क्या होगा? इनके अंदर होगा रेड बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो क्या करता है? हेमेटोपोएसिस मीन्स ब्लड सेल फॉर्मेशन. समझ रहे हो आप? ये वाले जो सॉफ्ट बोन होते हैं, उन सॉफ्ट बोन के अंदर छोटे से स्पेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रैबेक्युली या तो लेक्यूना, और ये लेक्यूना के अंदर रेड कलर का जेल भरा होता है, जैसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो. और ये रेड बोन मैरो ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है, मतलब क्या करता है? हेमेटोपोएसिस. इनसाइड दिस सॉफ्ट बोन देयर आर सम स्पेसेस आर अवेलेबल. दिस स्पेसेस आर कॉल्ड ट्रैबेक्युली, आल्सो नोन एज lacuna, and this lacuna have a red color jelly like material. This jelly like material is called bone marrow, which is a kind of a red bone marrow. Actually bone marrow में दो प्रकार होते हैं. One is the red bone marrow which is found in the spongy bone, and second one is the yellow bone marrow which is found in a shaft bone. I will also tell you the function of a yellow bone marrow. पर पहले ये red bone marrow समझ लीजिए. So red bone marrow is responsible for hematopoiesis. What does it mean? It means formation of a blood cell. So red bone marrow ये blood cell formation करता है. Blood formation में कौन कौन आते हैं? Formation of RBC, formation of WBC, formation of platelet. Like a formation of RBC is called erythropoiesis, formation of WBC is called leukopoiesis, and formation of platelet is called thrombopoiesis, according to their Latin language. Yes, RBC, red blood cell, also called erythrocyte. So erythro means a red blood cell, and poiesis means formation. So erythropoiesis, red blood cell formation.
ल्यूकोसाइट व्हाइट WBC, यस व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोपोएसिस, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोपोएसिस। सो सभी के सभी ब्लड सेल फॉर्मेशन स्पॉन्जी बोन में होते हैं, रेड बोन मेरो के अंदर। और अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की अगर हम बात करें, सो कॉम्पैक्ट बोन्स आर हार्ड बोन, दे आर हैविंग मेनी एवर्शन सिस्टम एंड प्लस दे आर हैविंग येलो बोन marrow which do what, which store fat। तो जो रेड बोन मैरो होता है उनका काम होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन करना, और जो येलो बोन मैरो होता है उनका काम होता है फैट स्टोर करना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा बोन के बारे में। एक चीज मैं आपको बता दूं, बोन जनरली प्रोवाइड one kind of a supportive framework, and there are two type of supportive framework. One is a internal, second one is external. So you can say there are two type of a skeleton. One is a internal skeleton, second one is a external skeleton. What is internal skeleton? Like bone is present inside the skin. अभी हमारी बॉडी में बोन अंदर है और स्किन बाहर है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल स्केलेटन। एंड पाइला नाम के एनिमल होते हैं जिनके स्केलेटन ऊपर होता है लेकिन एनिमल स्केलेटन के अंदर होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल स्केलेटन। एंडोस्केलेटन मींस स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किन एंड एक्सोस्केलेटन मींस स्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी और आउटसाइड द स्किन। Exoskeleton example is a phyla, endoskeleton example is we human being, monkey, dog, cat, cow, buffalo, fish, etc, etc. So this was about, this topic completely was related to bone. Thank you. Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कार्टिलेज, एक स्केलेटल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा एक टाइप। सबसे पहले हमने बेसिकली जो डिस्कस किया हुआ था वो था बोन, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टिलेज। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, कार्टिलेज। सो सबसे पहले होता क्या है कार्टिलेज? सो आई टेल यू डेफिनेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, इट इज टफ, flexible, skeletal, connective tissue which forms endoskeleton in several vertebrates। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूं। सी, in our body we have a skeletal system which is formed by the maximum bone as well as muscle। तो ये जो हमारी बॉडी में बोन होते हैं वो बोन काफी हार्ड होते हैं, लेकिन अगर बोन की कंपेयर में हम देखें तो कुछ ऐसे भी बोन होते हैं जो थोड़े डेलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े डेलिकेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, रबर जैसे होते हैं। जैसे बोन प्रेजेंट इन दी tip of a nose, bone present in the C-shaped bone present in the trachea, bone present in the external ear। तो ये एक्चुअली जो मटेरियल है ये बोन नहीं है, ये क्या है? इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज और बोन में ज्यादातर डिफरेंस क्या होता है? इन अ कार्टिलेज देयर इज अ मोर अमाउंट ऑफ अ कैल्शियम, इन अ कार्टिलेज देयर इज अ मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कंपेयर टू बोन। नहीं, हम इसका उल्टा देखना है। इन अ बोन कैल्शियम इज मोर, फॉस्फेट इज लेस। इन अ कार्टिलेज कैल्शियम इज वेरी लेस। कैल्शियम बेसिकली हमारे बोन और कार्टिलेज को फ्लेक्सिबिलिटी से बेसिकली कंपेयर करता है। अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे बोन में कैल्शियम ज्यादा है तो हार्डनेस ज्यादा है, और अगर कैल्शियम कम है
तो हार्डनेस कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो आप इन दोनों चीजों को कंपेयर कीजिए, बोन, कार्टिलेज। बोन हैव अ मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम, देयरफॉर बोन्स आर मोर हार्डर। Cartilage have a less amount of calcium, therefore cartilage are slightly softer compared to bone. I am not saying that they are same like a muscle. अगर हम तीन चीजों को देखें, bone, cartilage और muscle, तो cartilage bone से soft है लेकिन मसल से सॉफ्ट नहीं। तो मसल तो देखिए हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कार्टिलेज जितने सॉफ्ट नहीं होते। कार्टिलेज हार्ड होता है मसल से, लेकिन कार्टिलेज बोन से काफी सॉफ्ट होता है। तो हमें बोन के बारे में डिस्कस करना ही नहीं, हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, कार्टिलेज। लेकिन अगर हमें कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करना है तो हमें बोन से कंपेयर करना पड़ेगा। सो कार्टिलेज कैन बी डिफाइंड एज इट इज टफ, फ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी, नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। जैसे हार्डनेस है तो एक जगह पर टाइट है, फ्लेक्सिबिलिटी मींस एबिलिटी टू इजीली मूव, लाइक दैट। So cartilage, it is a tough, flexible, skeletal connective tissue. ये skeletal connective tissue है which forms endoskeleton in several vertebrates. वो vertebrate चाहे हम human हो, snake हो, dog हो, elephant हो, cow हो, buffalo हो, doesn't matter. Yes? So एक simple सी एक चीज समझ लीजिए, cartilage is a one type of a skeletal connective tissue which is different than the bone, just because bone have a more amount of calcium and cartilage have a less amount of calcium compared to the bone. Therefore cartilage shows more flexibility, more resilient and more softness compared to the bone. Now I'll tell you more things about cartilage. Remember, outer covering of cartilage is called perichondrium. Outer covering of cartilage is called पेरिकॉन्ड्रियम। हमने बोन में देखा हुआ था, आउटर कवरिंग ऑफ अ बोन वाज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। बोन की आउटर कवरिंग जो थी, थिन आउटर कवरिंग थी, उसे हमने कहा था पेरिस्टोमियम। और वो पेरिस्टोमियम किससे बना हुआ था? पेरिस्टोमियम वाज मेड बाय द ओसिन काइंड ऑफ अ मटेरियल व्हिच वाज फाउंड इन द बोन। लेकिन यहां पे कार्टिलेज है। अगर हम कार्टिलेज और बोन को एक साथ में कंपैरिजन से पढ़े तो हमें क्या पता चलता है? आउटर कवरिंग ऑफ अ बोन वाज कॉल्ड पेरिस्टोमियम एंड इट वाज मेड बाय ओसिन। सेम वे आउटर कवरिंग ऑफ अ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम एंड it is formed by कॉन्ड्रियम। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। लाइक आउटर कवरिंग ऑफ एवरी कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम एंड दिस पेरिकॉन्ड्रियम इज मेड बाय द फाइबरस मटेरियल। दिस फाइबरस मटेरियल इज नोन एज अ कॉन्ड्रियम। समझ रहे हो आप? बोन के ऊपर की जो थिन कवरिंग थी उसे हमने कहा था पेरिस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। और ये पेरिस्टोमियम किससे बना हुआ था? ओसिन से बना हुआ था। सेम वे कार्टिलेज के ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है पेरिकॉन्ड्रियम। और ये किससे बना होता है? ये किससे बना होता है? ये कॉन्ड्रियम से बना होता है। सो इन अ बोन पेरिस्टोमियम, इन अ कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम। Periosteum was made by osin and perichondrium is made by the chondrium. Now I'll tell you, there are two very important cells in the cartilage. One is a chondroblast and second one is chondrocyte. Now what does it mean by chondroblast and what is meant by chondrocyte? Remember, cartilage forming cell
cartilage forming cell is called chondroblast, and you can say cartilage cell is called chondrocyte. जब कार्टिलेज हमारी बॉडी में फॉर्म होता है तब हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, और जब कार्टिलेज प्रॉपरली तैयार हो जाता है हमारी बॉडी तब हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट. When there is a formation of a cartilage in our body, that time cells are called as a chondroblast, and after complete formation of a cartilage in our body there is a chondrocyte. So I'll tell you, chondroblasts are more active compared to the chondrocyte. chondroblast हमारी बॉडी में chondrocyte के कंपेयर में काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे अबाउट कार्टिलेज. फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं. कार्टिलेज कैन बी डिफाइंड एज इट इज टफ flexible skeletal connective tissue which forms endoskeleton in several vertebrates. कार्टिलेज हमारी बॉडी में टफ फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो काफी सारे वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है. वो हम ह्यूमन बीइंग हो, काउ, बफेलो, डोंकी, स्नेक, कोई भी हो सकता है. यस, कार्टिलेज इज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. It is found in the nose, it is found in the trachea, it is found in the larynx, it is found in the external ear, it is found between the joints, etc. etc. हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 4 टाइप के कार्टिलेज भी होते हैं. बेसिकली आउटर कवरिंग ऑफ एवरी कार्टिलेज इज कॉल्ड एज अ पेरिकॉन्ड्रियम, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय अ व्हाइट फाइब्रस मटेरियल कॉल्ड एज अ chondrin. There are two different type of cells found in the cartilage. One is a chondroblast and second one is a chondrocyte. Chondroblast are those cells which are forming cartilage, and chondrocyte are those cells which are formed after cartilage. Means at the time of formation of cartilage there are chondroblast cells are available, and after the formation of cartilage this chondroblast turn into the chondrocyte. Chondroblast are more active cells compared to the chondrocyte. This is basic thing about the cartilage. Cartilage are supplied with their specialized blood vessels and their specialized nervous system. I'll tell you basically according to the matrix present in the cartilage there are 4 different variety of cartilage are available. These are hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrocartilage and calcified cartilage. तो हमारी बॉडी में से 4 प्रकार के कार्टिलेज अवेलेबल होते हैं. मैं आपको इनका क्लासिफिकेशन समझा देता हूं. So, according to the presence of matrix in cartilage, मतलब कार्टिलेज में मैट्रिक्स किस प्रकार से अरेंज है, किस प्रकार से मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से कार्टिलेज के 4 प्रकार होते हैं. अगर आप इंटरनेट पे देखो या तो कोई रेफरेंस बुक में देखो तो आपको पता चलेगा कि कार्टिलेज के 3 प्रकार हैं. वो है फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज. लेकिन एक 4th टाइप भी होता है जिसे हम कहते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज, और ये ओल्ड एज में फॉर्म होता है, और ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये ओल्ड एज में फॉर्म होता है. किसी में 50 ईयर के बाद होगा, किसी में 70 ईयर के बाद होगा. कोई अगर ज्यादा हेल्दी है, अच्छी तरह से उन्होंने अपने हेल्थ को मेंटेन किया हुआ है, तो शायद 80 to 90 ईयर के बाद में कैल्सिफाइड कार्टिलेज हो, लेकिन ये कार्टिलेज फॉर्म होता ही है. सो बेसिकली देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ अ कार्टिलेज. आई टेल यू वन बाय वन कार्टिलेज. फर्स्ट कार्टिलेज इज hyaline cartilage. Yes. Second cartilage is elastic cartilage.
third cartilage is fibrocartilage, and fourth one is calcified cartilage. Yes, can you see all this? Okay, so basically there are four type of a cartilage. I'll tell you one by one. Hyaline cartilage is a type of a cartilage which is found at the end of long bones. Yes, they are found at the end of long bone. Hyaline is a type of a cartilage which is found at the end of a long bones, and this site may be the ribs, nose. It can be found at ribs, at the you can say nose tip. It is also found in the larynx. It is found in the embryonic skeleton, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये उतनी सारी सब जगह है जहां पे बेसिकली ये फाउंड होता है. हाइलिन कार्टिलेज हमारी बॉडी में जितने भी बड़े लंबे लॉन्ग बोन्स हैं वहां पे पाया जाता है. फिर वो रिब्स हो, नोज टिप हो, लैरिंग्स हो, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन हो, इवन दो फीटस हो. यस, तो ये सभी ऑर्गन है जहां पे बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज होता है. अब हाइलिन कार्टिलेज के रोल क्या होते हैं हमारी बॉडी में? सो हाइलिन कार्टिलेज गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी. यस, इट गिव्स सपोर्ट. हाइलिन कार्टिलेज हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. हाइलिन कार्टिलेज हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है. रिड्यूस फ्रिक्शन and it acts as a shock absorber. तो ये सारे फंक्शन बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं. हाइलिन कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन्स. इट इज फाउंड इन द रिब्स. इट इज फाउंड इन द नोज टिप, फाउंड इन द लैरिंग्स, embryonic skeleton as well as fetus. And there are four important roles of hyaline cartilage in the human being, such as it provides flexibility, it gives a support, it reduces the friction and act as a shock absorber. Reduce friction आप समझ ही गए हो, मतलब जैसे दो बोन आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो ये उनको फ्रिक्शन नहीं होने देता है क्योंकि ये उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. नाउ आई विल टेल यू इलास्टिक कार्टिलेज. ये सेकंड टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है. इलास्टिक कार्टिलेज, it is a type of cartilage which is found in epiglottis. You know epiglottis? Epiglottis is a one organ which is located just above the trachea and esophagus, just above the food pipe and windpipe. So elastic cartilage found in the epiglottis. It is found in the trachea. It is found in epiglottis. It is found in trachea. Actually ये सेंटर पे होता है, तो लैरिंग्स में भी हो सकता है, इसमें ट्रकिया में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये ट्रकिया में पाया जाता है. एंड इट गिव्स अ सपोर्ट. It gives a support as well as gives a shape. Actually it maintain the shape. तो इलास्टिक कार्टिलेज हमारे एपिग्लोटिस में पाया जाता है, ये ट्रकिया में पाया जाता है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है. अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज की तरफ, फाइब्रो कार्टिलेज. फाइब्रो कार्टिलेज इज मोस्ट you can say strongest and rigid cartilage in the body, found in intervertebral joints and
प्यूबिक सिंथेसिस। ये देखिए, फाइब्रोकार्टिलेज हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और रिजिड कार्टिलेज कहलाया जाता है। फाइब्रोकार्टिलेज इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिजिड कार्टिलेज एवर वी हैव इन आवर बॉडी। इट इज फाउंड इन द प्यूबिक सिंथेसिस। यस, हमारे जो प्यूबिक बोन है, मतलब कमर में जो बोन होते हैं, प्यूबिक बोन, तो प्यूबिक बोन के बीच में जो जॉइंट होता है प्यूबिक सिंथेसिस, ये प्यूबिक सिंथेसिस में पाए जाते हैं। और हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, इंटरवर्टेबल जॉइंट्स हम कहते हैं। तो इंटरवर्टेबल जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होते हैं वो भी बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेज होते हैं। फाइब्रोकार्टिलेज आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिजिड कार्टिलेज इन आवर बॉडी। दे आर प्रेजेंट इन द प्यूबिक सिंथेसिस, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैकबोन, मीन्स in vertebral column at the joint called intervertebral joint. Now what are the basic functions of fibrocartilage? So I'll tell you, fibrocartilage gives a support to our body, they gives protection to our body, they gives flexibility to our body, हेल्प इन यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी कह दिया, मतलब बाकी चीजें आई गई। अब ये भी कह सकते हो हेल्प इन कनेक्शन बिटवीन जॉइंट्स। ठीक है, सो फाइब्रोकार्टिलेज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कनेक्शन बिटवीन जॉइंट्स। तो दो बोन को आपस में ज्वाइंट करने के लिए, जॉइंट्स बनाने के लिए भी कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज काम में आता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कैल्सिफाइड कार्टिलेज ओल्ड एज में फॉर्म होता है। ऐसा क्यों? ओल्ड एज में हमारे बोन के अंदर जो होल्स होते हैं, जिसे हम ट्रेबेक्यूली कहते हैं या तो लेक्यूना कहते हैं, इन ट्रेबेक्यूली के अंदर काफी सारे मिनरल्स जमा हो जाते हैं और उसके कारण कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो मतलब लूजनेस कम हो जाती है, तो कार्टिलेज क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। कैल्शियम ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए वो हार्ड हो जाते हैं, इसके लिए हम उनको कहते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ several minerals like calcium found in old age and loses flexibility। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, calcified is a type of a cartilage which is formed due to the deposition of or addition of several minerals, especially like a calcium। मैंने आपको पहले ही कहा था बोन और कैल्शियम में, बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है? बोन हैव अ मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड कार्टिलेज हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कार्टिलेज में कैल्शियम कम है, इसके लिए तो कार्टिलेज ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है। लेकिन अगर इस सॉफ्ट कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बोन के जैसा बन जाएगा, टाइट बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। और हार्ड बन जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैल्सिफाइड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी सारे मिनरल ऐड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेशली कैल्शियम ऐड हो चुका है। और अगर कैल्शियम ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज बन जाता है। तो ये हैं 4 प्रकार के कार्टिलेज हमारी बॉडी में। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और रिजिड कार्टिलेज फाइब्रोकार्टिलेज, और लास्ट में कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली कार्टिलेज। थैंक यू सो मच।